हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में मौर्य वंश की परिस्थितियां एवं उसके बाद जो वंश आए उसके बारे में जानेंगे। मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक के बाद के शासक उतने योग्य एवं कुशल नहीं थे। परिणामतः मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हो गए और यही कारण है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या उसके खुद के सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा कर दी जाती है। परिणाम स्वरूप एक नए वंश की स्थापना होती है जो शुंग वंश के नाम से जानी जाती थी। शुंग जो ब्राह्मण थे, कहा जाता है कि जब मौर्यों ने बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया तो ब्राह्मण उससे बहुत ही ज़्यादा दुखी थे और उन्होंने वैष्णव धर्म को पुनः जीवित रखने के लिए ब्राह्मण वंश की स्थापना की। दोस्तों, आज हम शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश एवं चेदी वंश से संबंधित उन सभी बातों को जानेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे फर्स्ट प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या किसने की? मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या किसने की? तो पुष्यमित्र शुंग ने की। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ की सेनापति थे। पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ का सेनापति था जो मौर्य वंश के कमजोरियों का फायदा उठाकर बृहद्रथ की हत्या कर देता है एवं शुंग वंश की स्थापना करता है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? शुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? पुष्यमित्र सिंह द्वारा, जो 185 बीसी में की गई थी। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग द्वारा 185 बीसी में की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंगों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? शुंगों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो दोस्तों, शुंगों ने अपनी राजधानी विदिशा में बनाई। कहाँ पे? विदिशा में। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे। यह अश्वमेघ यज्ञ किस पुरोहित के द्वारा करवाया गया था? यह किसके द्वारा करवाया गया था? पतंजल के द्वारा। किसके द्वारा? पतंजल के द्वारा। यानी पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे जो कि पुरोहित पतंजल के द्वारा करवाया गया था। इससे यह सिद्ध होता है कि पतंजल पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी यूनानी शासक मिनांडर को किस भारतीय शासक के द्वारा पराजित किया गया था? हिंदी यूनानी शासक मिनांडर को किस भारतीय शासक के द्वारा पराजित किया गया था? तो दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग द्वारा। किसके द्वारा? पुष्यमित्र शुंग द्वारा हिंदी यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी कौन था? पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी कौन था? तो कौन थे? अग्निमित्र। कौन? अग्निमित्र। यानी कि पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी अग्निमित्र थे। अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। अग्निमित्र सिंह, अत्रमित्र, अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालविकाग्निमित्रम किसके द्वारा लिखी गई थी? मालविकाग्निमित्रम किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह कालिदास के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा। मालविकाग्निमित्रम कालिदास के द्वारा लिखी गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स, कालिदास, इसमें कालिदास के द्वारा राजकुमारी मालविका एवं राजकुमार अग्निमित्र का प्रेम विवाह का वर्णन मिलता है। किसमें? मालविकाग्निमित्रम में कालिदास के द्वारा लिखी गई है, जो उसमें राजकुमारी मालविका एवं राजकुमार अग्निमित्र का प्रेम विवाह का वर्णन मिलता है।
हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूत थे। कौन? देवभूत शुंग वंश का अंतिम शासक था। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तूपों के चारों ओर बनाए जाने वाले रेलिंग किस काल से पत्थरों के बनाए जाने लगे थे? स्तूपों के चारों ओर बनाए जाने वाले रेलिंग किस काल से पत्थरों के बनाए जाने लगे थे? तो यह शुंग वंश से। कब से? शुंग वंश से। स्तूपों के चारों ओर बनाए जाने वाले रेलिंग शुंग काल से पत्थरों के बनाए जाने लगे थे, जो मौर्य काल में लकड़ी के बनाए जाते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई थी? मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई थी? तो यह शुंग वंश काल में हुई थी। किस काल में? शुंग वंश काल में, यानी कि मनुस्मृति की रचना शुंग वंश काल में हुई थी। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूत की हत्या किसके द्वारा की गई थी? शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूत की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों वासुदेव के द्वारा। किसके द्वारा? वासुदेव के द्वारा। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूत की हत्या वासुदेव के द्वारा की गई थी। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ण वंश की नींव किस शासक के द्वारा डाली गई थी? कर्ण वंश की नींव किस शासक के द्वारा डाली गई थी? तो फ्रेंड्स वासुदेव के द्वारा। किसके द्वारा? वासुदेव के द्वारा। कर्ण वंश की नींव वासुदेव शासक के द्वारा डाली गई थी। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। कौन? सुशर्मा, यानी कि कर्ण वंश का जो अंतिम शासक था वे सुशर्मा थे। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो सिमुक ने की थी। किसने? सिमुक ने। सातवाहन वंश को आंध्र सातवाहन कहकर भी पुकारा जाता था। इस वंश को शासनकाल इस वंश का शासनकाल सर्वाधिक लंबा, लगभग 300 वर्षों तक चला था, जिसकी स्थापना सिमुक ने की थी। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश का विकास मुख्यतः किन क्षेत्रों में होता है? सातवाहन वंश का विकास मुख्यतः किन क्षेत्रों में होता है? तो फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र के क्षेत्रों में। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र के क्षेत्रों में सातवाहन वंश का विकास मुख्यतः होता है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश का विकास मुख्यतः किन नदियों के आसपास होता है? सातवाहन वंश का विकास मुख्यतः किन नदियों के आसपास होता है? तो यह कृष्णा एवं गोदावरी नदियों के आसपास वाले क्षेत्रों में होता है। कौन सी नदियों के? कृष्णा एवं गोदावरी नदियों के आसपास वाले क्षेत्रों में सातवाहन वंश का विकास मुख्य रूप से होता है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, सातवाहनों ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी? सातवाहनों ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी? तो यह प्रतिष्ठान में। कहाँ पे? प्रतिष्ठान में सातवाहनों ने अपनी राजधानी स्थापित की थी। प्रतिष्ठान जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। इसके अलावा सातवाहनों ने अपनी राजधानी अमरावती में स्थापित की थी, जो कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी है। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो कौन थे? गौतमी पुत्र सातकर्णी। कौन? गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक था। सैंधव सभ्यता के बाद पहली बार सातवाहन शासकों ने मात्र सत्तात्मक परिवार की झलक मिलती है, लेकिन राजा हमेशा पुरुष ही होते थे। इससे पता चलता है कि सातवाहन काल में परिवार आंशिक रूप से मात्र सत्तात्मक थी। गौतमी पुत्र सातकर्णी को वर्ण व्यवस्था का रक्षक माना जाता था। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में
ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान देने का पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है? भारत में ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान देने का पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो यह सातवाहन वंश से। कहाँ से? सातवाहन वंश से भारत में ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान देने का पहला प्रमाण मिलता है। रानी नग्निका के नाना घाट अभिलेख से यह प्रमाण मिलता है कि भूमि दान देने का प्रथा का प्रारंभ सातवाहन के काल से शुरू होता है। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामंती व्यवस्था का प्रारंभिक रूप किस काल से मिलता है? सामंती व्यवस्था का प्रारंभिक रूप किस काल से मिलता है? तो यह सातवाहन काल से मिलता है। किस काल से? सातवाहन काल से सामंती व्यवस्था का प्रारंभिक रूप मिलता है। सामंती व्यवस्था सातवाहन काल से शुरू होकर गुप्त काल में तेजी से बढ़ता है एवं हर्षवर्धन के काल में अपने चरम पर पहुंच जाता है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, किस वंश के शासकों के द्वारा सर्वप्रथम शीशे के सिक्के चलाए गए थे? किस वंश के शासकों के द्वारा सर्वप्रथम शीशे के सिक्के चलाए गए थे? तो फ्रेंड्स, सातवाहन वंश के द्वारा। किसके द्वारा? सातवाहन वंश के द्वारा। यानी कि सातवाहन वंश के द्वारा सर्वप्रथम शीशे के सिक्के चलाए गए थे। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्णन का काम सबसे पहले शुरू किया गया था? तो यह सातवाहन काल में। कौन से काल में? सातवाहन काल में। यानी कि सातवाहन काल में प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्णन का काम सबसे पहले शुरू किया गया था। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में हाँ फ्रेंड्स, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावी राजा था? मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावी राज्य कौन सा था? तो वह सातवाहन काल। कौन सा? सातवाहन काल। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सर्वाधिक प्रभावी राज्य सातवाहनों का था। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था? तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था किसके लिए? लोहे के उपकरणों के लिए। किसके लिए? लोहे के उपकरणों के लिए तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातकर्णी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था? सातकर्णी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो वे श्री सातकर्णी थे। कौन? श्री सातकर्णी। यानी कि श्री सातकर्णी सातकर्णी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाथा सप्तशती की रचना किसके द्वारा की गई थी? गाथा सप्तशती की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो यह राजा हाल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? राजा हाल के द्वारा। यानी कि गाथा सप्तशती की रचना राजा हाल के द्वारा की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन काल का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था? सातवाहन काल का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? तो यह भड़ौच बंदरगाह था। कौन सा? भड़ौच बंदरगाह। यह गुजरात में स्थित है। यानी कि भड़ौच बंदरगाह गुजरात में स्थित है। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिक प्रशस्ति का संबंध किससे है? नासिक प्रशस्ति का संबंध किससे है? तो यह गौतमी पुत्र सातकर्णी से है। किससे? गौतमी पुत्र सातकर्णी से। यानी कि नासिक प्रशस्ति का संबंध गौतमी पुत्र सातकर्णी से है। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन शासकों का सबसे प्रतापी शासक था। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वे यज्ञ श्री सातकर्णी थे। कौन? यज्ञ श्री सातकर्णी सातवाहन वंश का अंतिम शासक था। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? चेद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो यह महामेघवाहन को माना जाता है। किसको? महामेघवाहन को चेद वंश का संस्थापक माना जाता है। उड़ीसा के कलिंग राज में चेद वंश का शासन स्थापित होता है।
यह वही कलिंग राज्य है जिसको जीतकर अशोक ने मगध साम्राज्य में मिला लिया था तथा कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया था और वह बौद्ध धर्म धारण कर लिया था। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा खारवेल का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? राजा खारवेल का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? तो यह 28 ईसा पूर्व में हुआ था। कब? 28 ईसा पूर्व में राजा खारवेल का राज्याभिषेक हुआ था। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंगाधिपति या और कलिंग चक्रवर्ती की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? कलिंगाधिपति और कलिंग चक्रवर्ती की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? तो वह राजा खारवेल थे। कौन? राजा खारवेल। राजा खारवेल कलिंग, जो कि वर्तमान में उड़ीसा में स्थित है, में राज करने वाले चेद वंश के तृतीय एवं सबसे महानतम शासक थे। राजा के बारे में जानकारी मिलती है कि हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होती है। राजा खारवेल के बारे में जो जानकारी मिलती है वह हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होती है। हाथी गुफा अभिलेख भुवनेश्वर के निकट उदयगिर की पहाड़ियों पर स्थित है। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने राज्याभिषेक के 5वें वर्ष कलिंग ने नहर खुदवाई। यह नहर कहाँ से कहाँ तक विस्तृत था? अपने राज्याभिषेक के 5वें वर्ष कलिंग ने नहर खुदवाई। यह नहर कहाँ से कहाँ तक विस्तृत था? तो यह तंसुली से कलिंग तक विस्तृत था। कहाँ से कहाँ तक? तंसुली से कलिंग तक। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाथी गुफा अभिलेख से किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? हाथी गुफा अभिलेख से किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो ये राजा खारवेल के बारे में। किसके? राजा खारवेल के बारे में हाथी गुफा अभिलेख से जानकारी मिलती है। हमारा अगला प्रश्न है, राजा खारवेल किस वंश से संबंधित थे? राजा खारवेल किस वंश से संबंधित थे? तो राजा खारवेल चेद वंश से संबंधित थे। किससे? चेद वंश से। राजा खारवेल चेद वंश से संबंधित थे। हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, सॉरी फ्रेंड, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा खारवेल किस धर्म के अनुयायी थे? राजा खारवेल किस धर्म के अनुयायी थे? तो वे जैन धर्म के अनुयायी थे। किसके? जैन धर्म के। राजा खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। कहा जाता है कि राजा खारवेल बौद्ध वृक्ष को कटवा देता है। इससे पता चलता है कि यह बौद्ध धर्म का प्रबल विरोधी था। राजा खारवेल बौद्ध धर्म का प्रबल विरोधी था। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन शीतल की मूर्ति मगध से कलिंग ले जाने वाला शासक कौन था? तो ये राजा खारवेल थे। कौन? राजा खारवेल। जीन शीतल की मूर्ति मगध से कलिंग ले जाने वाला शासक कौन था? तो राजा खारवेल थे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।